हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 स्पर्श बुक से शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्ण करने से संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हमाल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बाबरची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हमाल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बाबरची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। उत्तराधिकारी कौन होता है? जैसे बाप अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाता है अपनी प्रॉपर्टी का, यानी अपनी जायदाद का, या वारिस बनाता है, वारिस होता है। तो उसी तरह से जो गांधी जी थे वो उसको अपना उत्तराधिकारी, उन्होंने अपनी जो सीट थी वो उनको सौंप दी। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसे तू हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इस बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, यानी जो फौजी थे तो उन्होंने जो पंजाब में जो ये जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें क्या कहा जा रहा है, जो उनका ब्रिटिश जो फौजी शासन थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहर बसाना मतलब एकदम लाशें जब बिछाई गई थी, यानी अंग्रेजों ने वहाँ पर चुपके से उस जगह पर हमला कर देना और बेतहाशा अंधाधुन जिस मर्जी को गोली लगे, बच्चे को लगे, बूढ़े को लगे, जवान को लगे, अंधाधुन गोलीबाजी करनी शुरू कर दी थी। उसका ब्यौरा रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाली पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। यानी कि जिन पर अत्याचार हुआ, जिन पर जुल्म हुआ, तो वो क्या करते थे, गांधी जी के सामने अपने जुल्मों और अपने अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले जो भी थे, तो उन पीड़ितों के दल यानी बहुत सारे लोग मिलकर कहाँ जाते थे, गाम देवी के मणि भवन, वहाँ पर जो मणि भवन था उसका नाम, वहाँ पर उमड़ते यानी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती थी भीड़। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते, यानी जो भी अपनी अर्जी लेकर, जो अपनी परेशानियों को लेकर गांधी जी के पास जाते थे, तो वो उनको गांधी जी के सामने कौन प्रस्तुत करते थे? महादेव उनकी बातों को संक्षिप्त यानी कि अच्छे से पूरी एक जैसे पत्र होता है उसको पूरा तैयार करके गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू यानी उनसे मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कहाँ पर? क्रॉनिकल में जगह की तंगी, यानी वहाँ पर जगह की कमी थी। तो कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हानीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा यानी हमारे देश से निकलने की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे।
शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास द्वारकादास इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, यानी लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी, यानी कि जो हफ्ते भर में जो भी कुछ हुआ है उसको लिखने के लिए कमी होने लग गई। लोगों जो लिखते थे इस चीज को, जो सप्ताह का पूरा जो सप्ताह में हुआ वो जो एक न्यूज लिखना। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे, यानी जो उनकी प्रशंसा करने वाले, जो गांधी जी की प्रशंसा करते थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब में मामलों का संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। यानी कि जो रिपोर्टर्स मीन्स जो न्यूज़पेपर्स होते थे उस टाइम, तो वो हफ्ते में जो कुछ होता था उसको लिखना और उन तक पहुंचाना। यानी कि उन्होंने क्या था, यंग इंडिया जो प्रेस थी वो भी उनके अंडर में थी और नवजीवन भी गांधी जी के पास ही आई और दोनों ने जो साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। जो साप्ताहिक जो ये थे न्यूज़पेपर्स कहाँ से निकलने लगे थे? अहमदाबाद से। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों की हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहाँ भी जाते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोक संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपना कर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा
कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहाँ करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वाले को मंत्र मुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी की व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी कई टिप्पणियां, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों से लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते थे। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो शॉर्ट हैंड के थ्रू उस अक्षरों को, उस लैंग्वेज को शॉर्ट हैंड के थ्रू लिखकर भेजा करते थे, क्योंकि इस शॉर्ट हैंड को वही पढ़ सकता है, वही जान सकता है जिसने इस लैंग्वेज को, इस राइटिंग को सीखा होता है, इस लैंग्वेज को समझा होता है, वही इस चीज को ट्रांसलेट कर सकता है। हर कोई नहीं पढ़ सकता था शॉर्ट हैंड को। बड़े से बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें कुछ भूले या खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट वही में मजाल है कि कोमा मात्र की भूल मिल जाए कि जो महादेव जी थे, जो गांधी जी के एक तरह से रिपोर्टर समझ लीजिए, जो उनके हर एक चीज को, डॉक्यूमेंट्स को लिखना, पत्र को लिखना और किसी भी चीज को करना उनके हाथों में था और वही उसको लिखते थे। वो शॉर्ट हैंड में उसको लिख के आगे भेजा करते थे और वो ऐसा लिखते थे कि अगर कोई टाइप करते हैं या शॉर्ट हैंड लिखते हैं, वो टाइपराइटर गलती कर सकता था, चाहे कॉमा की या किसी भी चीज की, पर जो महादेव जी थे वो कुछ भूले या खामियां मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो कोई कोमा मात्र की भी भूल मिल जाए उनके राइटिंग में, लिखने में। गांधी जी कहते, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगलियां दबाकर रह जाते, यानी वो एकदम हैरान रह जाते कि ऐसी लिखावट और ऐसा बिना किसी मतलब कोई गलती के कोई कैसे लिख सकता है। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित उद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं और कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ी के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में
रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजतें रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं, व्यस्त मीन्स अपनी बिजी शेड्यूल, व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे, यानी उस चीज को बनाना से वो कभी भी भूलते नहीं थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधो नहला देती थी, यानी दूध से नहला देने वाली बात, दूध से नहला देती थी। उसमें साराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई दिन तक उतरता न था। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके, इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934 से लेकर 35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर से गांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहाँ 1-2 झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असहाय गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहाँ दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह भक्ति हमेशा दोहराते रहे। ए राम जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। अनुवादक यानी जो ये लिखा है जिन्होंने, उनका नाम क्या है? श्री काशीनाथ त्रिवेदी। क्या बच्चों, हमने आज चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।